हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि 15 अक्टूबर से पहले हम लोगों ने शाम को एक क्लास ली थी जिसमें मैंने पावर वर्क और फोर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा गया था। वैसी ही ये आपकी क्लास है, इसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी है। इसीलिए ये क्लास आपको पूरा लास्ट तक लगानी है और ये क्वेश्चंस आपकी बुक के ऊपर ही बेस्ड हैं। और यहाँ से ना आपको जो मैं आज करवाने वाली हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हर दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं और पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो कल वाला एग्जाम होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो इसीलिए आपको ये पूरी क्लास लगानी है। कोशिश है कि विद इन 20 to 25 मिनट मैं आपको ये पूरी क्लास करवा दूँ ताकि आपका समय बचे और आपका यहाँ से एक नंबर या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से पूरा तैयार हो जाए कि नहीं, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आया है तो वो हमारा सही होना ही चाहिए। तो चलिए हम इसे देखते हैं। और उससे पहले मैंने आपको सुबह पॉलिटी के क्वेश्चंस करवाए थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसे भी जाकर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये आपके जो क्वेश्चन है वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है। जैसे कि आपने देखा है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास हर दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी वजह से मुझे लगा कि ये क्लास तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्वेश्चन तो आपको करवाने बनते हैं ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन पूरा एक अच्छे तरीके से तैयार हो जाए कि गलत तो होना ही नहीं चाहिए। देखिएगा यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट या तत्व वो होता है जिसके अंदर सेम अणु होते हैं। एलिमेंट ध्यान रखिएगा, एलिमेंट या हम जब तत्व की बात करते हैं, तत्व जो होता है वो सेम अणुओं से, समान अणु या समान परमाणु बोल दीजिए, समान परमाणु से मिलकर बनता है, ठीक है। और जब आप कंपाउंड की बात करते हैं, जब आप यौगिक की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसके अंदर अलग अलग परमाणु होते हैं, डिफरेंट इसके अंदर एटम होते हैं जिनसे मिलकर आपके पास एक कंपाउंड बनता है। क्लियर? अब यहाँ से देखिएगा, आपके पास यहाँ पे कार्बन है, सिंगल एटम, यह आपका एलिमेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों ही ऑक्सीजन है, तो ये भी आपका एलिमेंट है, तत्व है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? यौगिक। बिल्कुल सही। यहाँ पर आपके पास क्या है? सिंगल है। यहाँ पे भी ब्रोमीन सिंगल है और यहाँ पर क्या बना रहा है? पोटेशियम ब्रोमाइड बना रहा है। ये भी आपका एक सिंगल ही है। एलिमेंट और एलिमेंट मिलके ही क्या बना रहा है? यौगिक बना रहा है। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो तत्व और तत्व मिलकर यौगिक नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आप जब यहाँ पे देखते हैं आपके पास आयरन लोहा है, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, सेम ऑक्सीजन के ही दो आपके पास परमाणु हैं और यहाँ पर आपके पास एक यौगिक बन जाता है। तो एलिमेंट एलिमेंट ने मिलकर क्या बनाया? यौगिक। पर जब आप यहाँ पर सी नंबर देखते हैं ना, तो सी में क्या था? आपके पास कार्बन और ऑक्साइड, यहाँ पर ये हो गया है यौगिक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अलग अलग एटम है परंतु यहाँ पर सेम है, तो इस वजह से ये नहीं था और आपसे यही पूछा गया था। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है ना, सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुक से ही लिए हैं, एज इट इज़ बुक से लिए हैं, और जो पहले वाले क्वेश्चन है ना वो भी एज इट इज़ बुक से ही पूछे गए हैं। इसी वजह से मुझे लगा कि ये क्लास तो आपको करवानी है, ये क्वेश्चन आपको करवाने ही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा एक अभिक्रिया का उदाहरण है? इनमें से ये जो आपके पास एक रिएक्शन लिखी गई है, आपको बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है? आपके पास अमोनिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ पानी जुड़ रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है या यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है ये किसके साथ जुड़ गया है? ऑक्सीजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो ये एक तरीके की विस्थापन अभिक्रिया तो है ही, परंतु जब आप यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन नहीं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब आपका A प्लस B मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, या फिर आप बोल सकते हैं C प्लस O2 आपका क्या बना दे? CO2 बना दे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, इसे आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये नहीं
नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा, परंतु जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, जो द्विविस्थापन होता है ना, सिर्फ वो रेडॉक्स नहीं होता है, उसके अलावा जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं हैं वो सारी रेडॉक्स होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो ये भी आपकी सही है। परंतु न्यूट्रलाइजेशन ये कब होता है, जब आपका अम्ल और क्षार मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एसिड और बेस नहीं है, इस वजह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका ये जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें आप यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिल्वर क्लोराइड क्या कहता है कि जो सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण वो ग्रे कलर का हो जाता है, वो ग्रे कलर का हो जाता है। किसका बताना है, ये बताना है सिल्वर क्लोराइड का। क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा, ये कहता है कि जब सिल्वर क्लोराइड ये होता है व्हाइट रंग का, जब ये काफी लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रहता है तो ये कैसा हो जाता है, ये ये ग्रे कलर का हो जाता है और क्लोरीन जो है ये गैस बनकर बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हो रहा है, डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि आपका जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये दो आपके जो आपके जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसके अंदर टूट रहा है। तो जब भी हम टूटने की बात करते हैं, आपके पास जो सिंगल रिएक्टेंट है, एक आपके पास अभिकारक है और वो दो उत्पाद में टूटता है, उसे आप कहते हैं विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से चांदी का बनना, सिल्वर क्लोराइड का उदरपातन होना, सब्लिमेशन होना, नहीं। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होना, नहीं, इस वजह से नहीं। परंतु यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का डीकॉम्पोजिशन होता है। क्या होता है, इस पूरे सिल्वर क्लोराइड का डीकॉम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सिल्वर ग्रे कलर का हो जाता है, चांदी जो है वो ग्रे कलर की स्लेटी रंग की हो जाती है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर जो है वो रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, दहन अभिक्रिया हमेशा क्या होती है, दहन या कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलाना। आपके पास जैसे कि ये क्या है, कार्बन है, कार्बन को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और यहाँ पर निकलती है हीट, यानी कि यहाँ पर निकलती है उष्मा ढेर सारी। आप किसी भी कार्बन को, किसी भी फ्यूल को, किसी भी ईंधन को जब जलाते हैं तो गर्मी पैदा नहीं होती है। गर्मी पैदा होने का मतलब है कि हीट वहाँ से बाहर निकल रही है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी हीट बाहर निकलती है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उसे आप कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी, यानी कि हीट का बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एक्सो यानी कि बाहर निकलना। डन, तो ध्यान रखिएगा। और ये रिएक्शन वैसे कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। डन, तो कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। हमेशा हमेशा जो भी दहन होगा उसके अंदर हमेशा हीट बाहर निकलेगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका एग्जाम कल होने वाला है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। जैसे हमारा वहाँ से फोर्स वाला क्वेश्चन पक्का था ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना,
पिघलना, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें कोई नई चीज नहीं बनती है, और ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय, यानी कि आप बोल सकते हैं रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है दोनों दिशाओं में चलते हैं। कैसे, दोनों दिशाओं में चलते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन में जो भी उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो कुछ नया ही बनेगा, कुछ नया ही बनेगा, और आप उसको उससे पहले वाला आपका जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाना, चांदी का बर्तन काला हो रहा है, कुछ नया बन रहा है ना, कुछ नया, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई, स्वाहा, सब कुछ स्वाहा, बत्ती जल गई, मोम पिघल गया। तो ध्यान रखिएगा, मोमबत्ती का जलना, पिघलना आता, मोम का पिघलना तो भौतिक होता, मोमबत्ती का जलना है तो ध्यान रखिएगा, मोमबत्ती का जलना जो है ये आपका रासायनिक और यहाँ पर भौतिक दोनों होता है, क्योंकि मोम बत्ती के जलने के साथ साथ मोम पिघलता रहता है। तो मोम का पिघलना हुआ भौतिक और बत्ती का जलना हुआ कैसा, रासायनिक। तो मोमबत्ती का जलना फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंज में आता है। दूध से दही बनना, दूध से एक बार दही बन गया तो क्या आप उसको फिर से दूध वैसा प्राप्त कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, दूध से दही का बनना कैसा है, तो ये भी आपका रासायनिक है। कैसा है, रासायनिक, कुछ नया बन रहा है ना, कुछ नया बन रहा है। परंतु पानी में चीनी का घुलना कुछ नया नहीं है, एज इट इज वैसा ही है। चीनी कम घोलो, ज्यादा घोलो, मीठा हो जाएगा। और अगर आपने बहुत सारी चीनी घोली है तो आप फिर उसी पानी से वापस चीनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों ही दिशाओं में परिवर्तन, ये दोनों ही दिशाओं में रिएक्शन चलेगी। इसी वजह से हम इसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो सारे कैसे हैं, ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। मेहंदी का रचना, कुछ नया मिल रहा है, रासायनिक है। उसके अलावा आपके श्वसन की अभिक्रिया होना, पाचन होना, किसी फ्यूल का जलना, सड़ना, ये सब भी कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन है। किसी धातु का पिघलना, पानी में नमक का घुलना, पानी में चीनी का घुलना, ये सब कैसे हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जब भी कुछ नया मिलेगा, रासायनिक है, कुछ नया नहीं है, वही सेम ही है, तो आपको क्या होगा, वो आपका होगा फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक आपको बताना है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि एक इनमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कहता है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या निकलेगी, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। और ये आपका क्या बन जाता है, बिना भुजा, सॉरी, इसको आप बोलते हैं बिना भुजा चूना। और ये होता है जब आप इसके पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो स्वाहा, बुझ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या कहता है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्माक्षेपी, जिसमें हीट बाहर निकले, जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, ठीक है, ये तो है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को जब भी आप डाइल्यूट करेंगे, यानी कि एक तो होता है कंसंट्रेटेड, जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा हो, और एक होता है जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो। तो जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना, तो दो चीजें ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये है, जब भी हम किसी एसिड को तनु करेंगे, यानी कि डाइल्यूट करते हैं, तो उसमें उसके अंदर क्या होगा, हीट बाहर निकलती है। और साथ में एसिड को डाइल्यूट करते समय हम एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं, ना कि पानी में एसिड मिलाएंगे। डन, दो अलग अलग चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी कैसा है, आपका एक्सोथर्मिक है। कैसा है, ये भी आपका ऊष्माक्षेपी है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का वाष्पोत्सर्जन होना। अगर आपको पानी को भाप बनाना है तो आपको उसको हीट देनी होगी, हीट उसको देनी होगी। अगर देनी है तो कैसी है, एंडोथर्मिक है, यानी कि ये आपका ऊष्माशोषी है। कैसी है, ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, यानी कि कपूर का उड़ जाना, गैस बन जाना, तो यहाँ पे भी आपको उसको हीट देनी होगी, यहाँ पे भी हीट देनी होगी। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है और ये भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपको लेड नाइट्रेट दिया गया है, आपके पास क्या है, लेड नाइट्रेट है। इसने बोला है कि आपको पीला अवक्षेप प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको इसमें से क्या घोलना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर आप इसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको एक पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अवक्षेप यानी कि मतलब समझते हैं कि जो घुलता नहीं है। जैसे कि ना दूध पे मलाई आ जाती है या चाय में मलाई आती है, आपने देखा ना वो घुलती नहीं है, नहीं घुलती है ना, वो वैसी रहती है। जस्ट आपको देखना है, आपको एक तरीके से माइंड में रखना है, वो क्या है, पीपीटी है, अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट है। वैसे ही जो भी आपका अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है, वो घुलता नहीं है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, और वो कैसा होता है, अघुलनशील होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अगर येलो अवक्षेप यानी कि येलो पीपीटी प्राप्त करनी है तो आपको यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा, पोटेशियम आयोडाइड मिलाना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास यहाँ पे क्या है, लेड है और आपके पास कॉपर क्लोराइड है, और आपको बताना है कि ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे क्या बन रहा है, लेड क्लोराइड और कॉपर बाहर निकल रहा है। तो सीधा सीधा सा देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लेड है ना, लेड ने कॉपर को धक्का मार दिया, लेड ने कॉपर को धक्का मार के खुद क्लोरीन के साथ बैठ गया और कॉपर बेचारे को बाहर निकाल दिया। तो जब भी धक्का मार के उसने क्या किया, उसको विस्थापित कर दिया, खुद उसकी जगह पर आ गया। तो कैसी रिएक्शन है, एक ही जना ये काम कर रहा है, लेड ही क्या कर रहा है, कॉपर को बाहर निकाल रहा है, सिंगल एक ही जना यहां से विस्थापित हो रहा है। तो कैसी अभिक्रिया है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। अगर दो होता तो आप कहते द्विविस्थापन, एक ही हो रहा है तो आप इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कॉम्बिनेशन के हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, और डीकॉम्पोजिशन का भी हमने जो सिल्वर क्लोराइड वाला था वो देखा ही था। नेक्स्ट है आपके पास परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। आज की डेट में हम जो एटम के बारे में जानते हैं कि जो एक परमाणु होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और हर एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये बात बताने वाले कौन थे, नील्स बोहर थे। तो 4th नंबर ऑप्शन आपका सही है। जो हम मॉडर्न जो वर्तमान अवधारणा प्रयुक्त करते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो किसने दी थी, नील्स बोहर ने दी थी। रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था, रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था। इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, और आपके जो थॉमसन जी है ना, जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन का भी ध्यान रख लीजिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। डन। इनका वो एक आता है अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग, जिसके द्वारा इन्होंने नाभिक की खोज करी थी। और अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है, ये होता है द्विधनावेशित। कैसा होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये आपके हीलियम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, और कहा गया है कि इसमें से बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड है, कौन ऑक्सीडाइज पदार्थ है, ऑक्सीकृत पदार्थ की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना होगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है इधर। आपको जब भी इस प्रकार की रिएक्शन करनी होती है ना, जब आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको सीधा सीधा सा देखना है प्रोडक्ट की तरफ। कहाँ देखना है, यहाँ पे ये जो उत्पाद है ना, ये जो प्रोडक्ट है, आपको देखना है इसको। देखिएगा यहाँ पर कॉपर है, कॉपर अकेला है, पर यहाँ पर कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन थी, यानी कि ऑक्सीजन कॉपर से बाहर निकल गई है। अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है तो उसे आप कहते हैं रिडक्शन। उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं कि इसका अपचयन हुआ है। इसका क्या हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। डन। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पर तो हाइड्रोजन अकेला ही था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ से पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ से पूछा गया है, इसको थोड़ा सा कीजिएगा, यहां से आपसे पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
यानी कि आपसे पूछा गया है ऑक्सीकारक। क्या पूछा है? ऑक्सीकारक पूछा है। क्या पूछा है? ऑक्सीकारक पूछा है। ऑक्सीकारक पूछा है तो देखिएगा, जिसका रिडक्शन होता है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका, अगली स्लाइड पे लिख देते हूं, जिसका, याद कर लीजिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है वो आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो होता है आपका अपचायक। ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है यानी कि जिसका अपचयन होता है वो आपका क्या होता है? तो वो ध्यान रखिएगा, ये होता है ऑक्सीकारक। ये जस्ट उल्टा होता है। अब ये क्यों होता है ये मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, जब मैंने आपको ये वाला पूरा टॉपिक करवाया था। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन वाला। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा, आपसे क्या पूछा गया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तत्व ए के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 19 है। इसके आयन में ए मतलब कि ए पॉजिटिव में आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। यहाँ पर जब आप किसकी बात करते हैं? ए की बात करते हैं। आपके पास ए क्या है? एक परमाणु है। इस समय अगर आपके पास प्रोटॉन 19 है तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। ए पॉजिटिव का मतलब ये है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है जब भी क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव अगर चार्ज आता है, धनायन, जब ये धनायन बन जाता है, इंग्लिश में ये देख लो ना, जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब यानी कि जो ये पॉजिटिव आवेश ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका होने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। अब इलेक्ट्रॉन को त्यागा है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो जब आप ए पॉजिटिव की बात करेंगे ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 18, परंतु प्रोटॉन जो है वो रहेंगे 19। प्रोटॉन कितने रहेंगे? प्रोटॉन आपके पास 19 ही रहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 18 होगा। क्या होगा? 18 होगा। एक ही आपके पास पॉजिटिव, सिर्फ एक ही आवेश है, एक ही प्लस है। अगर यहाँ पर 2 होते तो आप 19 में से 2 घटा देते। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्टेंट विल गो अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा एक पेयर है जो विस्थापन अभिक्रिया करेगा, जो विस्थापन अभिक्रिया करेगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में, विस्थापन के लिए ना जो विस्थापित कर रहा है यानी कि जो धक्का मार रहा है, उसका पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो पावरफुल होगा, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा, तभी वो सामने वाले को वहां से हटा पाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे रिएक्शंस को देखते हैं तो आयरन जो है ना, ये जिंक से कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील का मतलब है कम पावरफुल है। तो आयरन जिंक को धक्का मार के उसकी जगह पर नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे कि आयरन जो है ये मैग्नीशियम से भी कम क्रियाशील है, तो ये मैग्नीशियम को धक्का मार के इसकी जगह पर नहीं आ सकता है। आयरन जो है कैल्शियम से भी कम क्रियाशील है, इसको भी धक्का मार के नहीं बैठ पाएगा। परंतु आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को आसानी से ऐसे धक्का मार के ना खुद बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी और क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा आयरन का सल्फेट और यहाँ पर कॉपर आपका अलग हो जाएगा। डन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ना वो है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, लिथियम जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, बेरियम, आपका ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकल। अब आप देख रहे हैं ना, आपका जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इससे ज़्यादा पावरफुल है आयरन से। और यहाँ पे देखिएगा फिर आपका निकल है, स्ट्रॉन्शियम है, ये आपका लेड है और हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर है, मरकरी है, एजी है। ये वाली जो मेटल्स है ना, ये आप तरीके से बोल दीजिएगा कि ये
ये बहुत कम क्रियाशील है, बहुत ही कम क्रियाशील है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ना के बराबर, ना के बराबर ये क्रिया नहीं करती हैं। आपने देखा होगा ना, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये क्रिया करती ही नहीं है, क्रिया करती ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या ऐसा भी पूछा जा सकता है, इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे कम कौन है, आप उसको एक अरेंज में व्यवस्थित कीजिए, उसको आप एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये है, फिर आपका ये है, फिर ये है, कुछ इस तरीके से है। तो ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास x और y है। x नम हवा के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है और एक नया यौगिक y बना देता है। क्या कहता है कि आपके पास दो चीजें हैं, x और y है। x जब नम हवा के संपर्क में आता है तो y बना देता है, और y क्या है, लाल भूरे रंग का है। तो ये सीधी सीधी सी बात कर रहा है कि x क्या है, लोहा है, और लोहे को जब आप नम हवा में रखते हो, कंटिन्यूसली वो पड़ा रहता है, तो वो जंग पकड़ लेता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा या आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। और जंग लगने से क्या होगा, जंग लगने से भार बढ़ता है। जंग लगने से क्या होगा, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और लोहा जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, नेचुरल है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोटिक है। ध्यान रखिएगा, पानी वाष्प बनता है, फिर वही वाष्प ऊपर जाके जब ठंडी हो जाती है तो वही बारिश के रूप में आ जाती है, और बारिश में क्या आता है, पानी आता है। तो कुछ नया नहीं बनाना। अब देखो, पानी का जो कॉम्पोजिशन है, पानी जो है ये भी H2O ही होता है, और जब इससे वाष्प बनेगी तो ये भी क्या है, ये भी आपका H2O ही होता है, पर ये गैस के रूप में होता है और ये आपका लिक्विड के रूप में होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि दोनों H2O ही हैं, दोनों H2O ही हैं। इसी वजह से ये जो परिवर्तन है वो कैसा है, एक आपका भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है। आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस से एक अपघटन अभिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास। मैंने उस दिन भी बोला था, आप लोगों ने इतना सुना नहीं था, और जिन्होंने वो क्लास देख ली बच्चों के आंसर करेक्ट भी हुआ है। बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम आपने वो क्वेश्चन करवाए थे और हमारा उसी क्लास को देखकर ही आंसर सही हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। अब कल परसों से हमारी CET और रीट मेंस के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल धमाकेदार एकदम अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, ताकि वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, मतलब कि व्यूज के लिए कुछ भी हल्का फुल्का सा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जब भी मेरी क्लासेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में यहाँ पर हमें क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है और जो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल है। तो ये आपको कब, अब आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि मैम ने क्लास डाली है तो हमें देखनी है। तो इसी वजह से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्या कहता है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। पानी आपके पास है, अब पानी से अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस या आप बोल सकते हैं इसको कहा जाता है विद्युत अपघटन कहते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग करना है, अगर आपको इसको अलग अलग करना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें करंट प्रोवाइड करनी होगी, यानी कि आपको धारा यहाँ पर प्रवाहित करनी होगी, विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी, और आपको ये मिल जाएगा। अब ये कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का अनुपात बता दीजिए जो पानी के दौरान उत्पन्न होती है। अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल सा है, पानी है ये वाला आपके पास। अब पानी जो है वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन 2 होती है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। क्या रहेगा, 2:1 रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, पानी हमने 2 इसके एटम लिए हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा है, अगर आपसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछा जाता तो हो जाता 1:2। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा भी हो ना, बस ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। और जिनका कल एग्जाम है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आप अपना अच्छे से दीजिएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके पास आयरन है और इधर क्या है, आपके पास पानी है, और ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब ये कहता है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। बहुत बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हमें देखना है आयरन, आयरन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, आयरन के साथ क्या है, ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर आयरन अकेला ही था। तो यहाँ पर आयरन का क्या हुआ है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पानी है और यहाँ हाइड्रोजन अकेला ही है, तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। और ये क्या होता है, ऑक्सीकरण। डन। अब यहां से पूछा गया है कि लोहा धातु ऑक्सीडाइज हो रही है, उसका लोहे धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही है। पानी का इधर अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या करवाया था, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपचायक होता है। तो हमारे पास आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये कहता है कि पानी एक अपचायक के रूप में काम करेगा, नहीं, यहां पर आयरन जो है ये कैसा होगा, ये आपका अपचायक होगा। और दूसरे में क्या कहता है, पानी जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका अपचयन हो रहा था। तो आपके पास कौन कौन से सही हुए, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल वाष्प देने के लिए पानी को उबालना, ऑब्वियसली भौतिक परिवर्तन है। पानी के लिए बर्फ का पिघलना, बिल्कुल, पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, फिजिकल चेंज है। पानी में नमक का घोल, नो डाउट, कैसा है, फिजिकल चेंज है। लास्ट कहता है कि हमारी जो एलपीजी है उसका दहन होना, किसी भी चीज का दहन होना, जलना, सड़ना, ये सब चीजें जो होती हैं वो होती हैं रासायनिक परिवर्तन। तो राइट आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको दिया गया है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है और आपको बताना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार की ये रिएक्शन है। आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन जाता है। बेरियम किसके साथ जुड़ गया है, सल्फेट के साथ जुड़ गया, और आपका जो सोडियम है वो किसके साथ जुड़ गया है, क्लोरीन के साथ जुड़ गया है। तो देखने से तो हमें क्या पता चल रहा है, दो जने यहाँ पर क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। दो जनों ने एक दूसरे को धक्का मारा है और उसकी जगह पर आ गए हैं। तो कैसी अभिक्रिया है, तो ये तो हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, तो ये है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसी है, तो ये है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, परंतु ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। तो देखिएगा, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, द्विविस्थापन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ना हमेशा हमेशा एक अवक्षेप बनता है। अब नीचे की तरफ है ना सॉलिड है, और नीचे की तरफ का मतलब ये होता है कि वो उसके अंदर बैठ गया है, घुलनशील नहीं है। नीचे की तरफ बैठ गया है, घुलनशील नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है ना, इसका क्या बना है, अवक्षेप बना है। इसका यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है। क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये अभिक्रिया कैसी है, तो ये है प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। कैसी है, अवक्षेपन अभिक्रिया है। समझ गए ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा 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 अवक्षेप बनता है, इसी वजह से हम उसे अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऐसा भी होता है कि इसमें आयंस का चेंज होता है, आयंस एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाते हैं, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि ना सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो ये जो है बेरियम, ये सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, सोडियम ये पॉजिटिव है, ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि कैसे आयंस एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है आपके पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखिएगा, कोयले का जलना, जब आप कोयले को जलाओगे हीट बाहर निकलेगी, ऊष्माक्षेपी है। गलत। सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन होना, और अपघटन जो यहाँ पे देखिएगा कि आपसे पूछा गया है कि एंडोथर्मिक कौन सी है, एंडोथर्मिक कौन सी है, यानी कि ऊष्मा शोषी कौन सी है। सब्जी पदार्थ जब कंपोस्ट में बदलते हैं ना, जैसे जिससे हम जैविक खाद बनाते हैं, तो जैविक खाद बनाते समय हमारे पास कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं, CO2 है, मेथेन है, तो ये भी हमारी कैसी है? एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट है श्वसन की अभिक्रिया। रेस्पिरेशन जब हमारी बॉडी में होता है तो उससे हमारा शरीर गर्म रहता है, यानी कि हमें हीट मिलती है, तो ये भी कैसी है? एक्सोथर्मिक है। सॉरी, ये एक्सोथर्मिक है, पता नहीं मैंने, ये ऊष्माक्षेपी है, ये भी ऊष्माक्षेपी है, ये भी ऊष्माक्षेपी है। जहां जहां पर हीट बाहर निकलेगी वो ऊष्माक्षेपी है। और मैंने आपको ये भी बताया था सल्फ्यूरिक एसिड का कमजोर, यानी कि उसे डाइल्यूट करना। जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर पानी मिलाते हैं, तो उसमें से हीट बाहर निकलेगी, तो ये भी कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, त्वरित चूना कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट से आप क्या बना सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, और आप यहाँ पर बनाते हैं CO2। तो ये रिएक्शन जब होती है तो आप यहाँ पर क्या देते हैं? हीट देते हैं, और हीट देने से बनेगी ये रिएक्शन। हीट जब देंगे तभी कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, तो हमने उसको हीट दी है। और जब भी हम किसी रिएक्शन में हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो वो आपकी होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में आप ऊष्मा दोगे और जिसमें वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में हीट बाहर निकलती है उसे आप कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा दोगे तो एंडो अंदर जाएगी, तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक, और अगर हीट बाहर निकलती है, एग्जिट हो रही है, तो आप उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक सिंगल विस्थापन अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सा है जो विस्थापन अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। आपके पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास X है, और यहाँ पर 2HCl है, और यहाँ पर क्या बनता है? XCl2 बनता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। आपको यहाँ बताना है कि X की जगह पर क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा ही पावरफुल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका सिल्वर और आपका कॉपर है ना, सिल्वर तो बहुत ही कम क्रियाशील है, रिएक्शन करता ही नहीं है। कॉपर जो है ना, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें चेक कीजिएगा कि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, परंतु जिंक और मैग्नीशियम जो है ना, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। तभी तो वो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल पाएंगे, उसको विस्थापित कर पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ, डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, हाइड्रोजन है, कॉपर और सिल्वर इसके बाद आते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं, तो विस्थापन नहीं करेंगे। परंतु जब आप देखते हैं मैग्नीशियम और जिंक, ये आपके हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील हैं, इस वजह से ये इस अभिक्रिया के अंदर बिल्कुल फिट बैठते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी अभिक्रिया के ना देखिएगा, उसके अलावा ना जब भी हम किसी बैलेंस की बात करते हैं ना, तो बैलेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट होता है ना, और जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, उसके पास कौन कौन से कितने कितने एटम्स हैं, वो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बस उसको देख के आपको बैलेंस करना है। बैलेंस यानी कि आपको द्रव्यमान सेम करना होता है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही होने चाहिए, और अगर यहाँ पर जिंक या मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए। इसे आप क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्योंकि जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जितने अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होना चाहिए। दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए,
चाहिए, उसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ये मेरी तरफ से कुछ आपके साइंस के क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, तो आपको इसको देख के ज़रूर जाना है। और विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप अपना अच्छे से 100% दीजिएगा, नो डाउट डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में हमने जो पॉलिटी में एक क्वेश्चन किया था नीति आयोग वाला, उसका जो सही आंसर है वो मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।